मनोगतिक उपागम व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए यह एक अत्यंत लोकप्रिय उपागम है। यह विचारधारा सिगमंड फ्रायड के योगदानों की ऋणी है। फ्रायड एक चिकित्सक थे और उन्होंने अपना सिद्धांत अपने नैदानिक पेशे के दौरान विकसित किया। अपने पेशे के आरंभिक दौर में उन्होंने शारीरिक और सामूहिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों का उपचार सम्मोहन विधि के माध्यम से किया। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उनके अधिकांश रोगी अपनी समस्याओं के बारे में बात करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं और इस बात को कर लेने के बाद वे प्रायः अपने को अच्छा महसूस करते हैं। फ्रायड ने मन के आंतरिक प्रकारों को समझने के लिए मुक्त सहचर एक विधि जिसमें व्यक्ति अपने मन में आने वाली सभी विचारों, भावनाओं और चिंताओं को मुक्त भाव से व्यक्त करता है, स्वप्न विश्लेषण और त्रुटियों के विश्लेषण का उपयोग किया। चेतना के स्तर फ्रायड के इस सिद्धांत में सामयिक द्वंद्वों के स्रोतों एवं परिणामों पर तथा इनके प्रति लोगों द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया पर विचार किया गया। ऐसा विचार करते हुए यह सिद्धांत मानव मन चेतना के 3 स्तरों के रूप में देखता है। प्रथम स्तर चेतन कॉन्शियस है, जिसके अंतर्गत वे चिंतन, भावनाएं और क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक रहते हैं। दूसरा स्तर पूर्व चेतना प्रीकॉन्शियस है, जिसके अंतर्गत वे मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानीपूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरा चेतना का तीसरा स्तर अचेतन, जिसके अंतर्गत ऐसी मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते। फ्रायड के अनुसार अचेतन मूल प्रवृत्तिक और पार्श्विक अंतर्नोदों का भंडार होता है। इसके अंतर्गत वे सभी इच्छाएं और विचार भी होते हैं जो चेतन मन से जागरूक स्थिति से छिपे हुए होते हैं, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों को उत्पन्न करने इनमें से अधिकांश कामेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता और इसलिए उनका दमन कर दिया जाता है। अचेतन आवेगों की अभिव्यक्ति के कुछ सामाजिक रूप से स्वीकार तरीकों को खोजने के लिए अथवा उन आवेगों को अभिव्यक्त करने होने से बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। द्वंद्वों के संदर्भ में असफल निर्णय लेने के परिणामस्वरूप अब सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं। विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक और स्वप्नों के विश्लेषण हमें अचेतन तक पहुंचने के लिए साधन प्रदान करते हैं। फ्रायड ने एक चिकित्सा प्रक्रिया विकसित की जिसे मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस के नाम से जाना जाता है। मनोविश्लेषण चिकित्सा का आधार लक्ष्य दमित अचेतन सामग्रियों को चेतना के स्तर पर ले आना है, जिससे कि लोग और अधिक आत्म जागरूक और समाकलित तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। व्यक्तित्व की संरचना में इड, ईगो और सुपर ईगो को इन्होंने इम्पोर्टेंस बताया है। ठीक है, इड व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं, कामेक्षाओं और आक्रामक संवेगों की तात्कालिक तुष्टि से होता है। इसे प्लेजर प्रिंसिपल कहा गया है। और मनुष्य की अधिकांश मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा कामुक होती है और शेष ऊर्जा आक्रामक होती है। इट को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। अहम इसका विकास इट से होता है और यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता के धरातल पर कार्य करता है। इसे रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बालक इट जो आइसक्रीम खाना चाहता है उसे कहता है कि आइसक्रीम झटक कर खा लो। उसका अहम उससे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि आइसक्रीम लेकर वह खा लेता है तो वह दंड का भागी हो सकता है। वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करते हुए बालक जानता है कि अनुमति लेने के बाद ही उसे आइसक्रीम खाने की इच्छा को संतुष्ट करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार इट की मांग अवास्तविक और सुखेप्सा सिद्धांत से संचालित होती है। अहम धैर्यवान, तर्क संगत और वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। पर अहम को समझने का और उसकी विशेषता बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको मानसिक प्रकारों की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाए। पर अहम इड और अहम को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। और पर अहम के संकेत से जो व्यवहार के माध्यम से आइसक्रीम को प्राप्त करता है बालक, हमें कोई अपराध बोध, भय अथवा दुश्चिंता नहीं होती है। मनुष्य का चेतन 3 प्रतिस्पर्धी शक्तियों अथवा ऊर्जाओं से निर्मित हुआ है। कुछ लोगों में इड पराअहम से अधिक प्रबल होता है, कुछ अन्य लोगों में पराअहम इड से अधिक प्रबल होता है। इड, अहम और पराअहम की सापेक्ष शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्थिरता का निर्धारण करती है। फ्रायड के अनुसार इड को 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तिक शक्तियों से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिन्हें जीवन प्रवृत्ति
लाइफ इंस्टिंक्ट मोमोसा एवं या मृत्यु प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मृत्यु प्रवृत्ति के स्थान पर जीवन प्रवृत्ति अथवा काम को केंद्र में रखते हुए अधिक महत्व दिया। मूल प्रवृत्तिक जीवन शक्ति जो ईट की ऊर्जा को प्रदान करती है, काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है। अहम रक्षा युक्तियाँ। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के अधिकांश व्यवहार दुश्चिंता के प्रति उपयुक्त समायोजन और पलायन को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः किसी दुश्चिंताजनक स्थिति का अहम किस ढंग से सामना करता है, यही व्यापक रूप से निर्धारित करता है कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। फ्रायड का विश्वास था कि लोग दुश्चिंता का परिहार मुख्यतः रक्षा युक्तियों विकसित करके करते हैं। रक्षा युक्तियाँ वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को कम करने का एक तरीका है। यद्यपि दुश्चिंता के प्रति की जाने वाली कुछ रक्षा युक्तियाँ समान एवं अनुकूली होती, तथापि लोग इन युक्तियों का उपयोग अपनी सीमा में रहकर वास्तविकता वास्तव में विकृत हो जाती है। वे विभिन्न प्रकार के कुसमायोजक व्यवहार विकसित कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है रिप्रेशन, दमन, जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। जब लोग किसी भावना अथवा इच्छा का दमन करते हैं तो उस भावना अथवा इच्छा के प्रति बिल्कुल ही जागरूक नहीं होते। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता कि मैंने यह क्यों किया, तो इसका कथन किसी दमित भावना अथवा इच्छा को अभिव्यक्त करता है। अन्य प्रमुख रक्षक युक्तियों में प्रक्षेपण, अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण और युक्तिकरण आते हैं। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन में लोग अपने विशेषकों को दूसरे पर आरोपित करते हैं। एक व्यक्ति जिसमें प्रबल आक्रामक प्रवृत्तियां वह दूसरे लोगों में अत्यधिक रूप से अपने प्रति होने वाले व्यवहारों को आक्रामक देखता है। अस्वीकरण, डिनायल में एक व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को स्वीकार करना नकार देता है। उदाहरण के लिए HIV एड्स से ग्रस्त रोगी पूरी तरह से अपने रोग को नकार सकता है। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन में व्यक्ति अपनी वास्तविक भावना और इच्छाओं को के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार कर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए प्रबल कामेक्षा से ग्रस्त कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को धार्मिक क्रियाकलापों में लगाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ऐसा व्यवहार प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण होगा। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन में एक व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावना और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न निष्पादन के बाद कुछ समय बाद कलम खरीदता है, तो इस युक्तिकरण का उपयोग करता है कि आगे की परीक्षा में एक नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा। जो लोग रक्षा युक्तियों का उपयोग करते हैं वे प्रायः इसके विपरीत जागरूक नहीं होते हैं इसके प्रति, अतः इससे अनभिज्ञ होते हैं। प्रत्येक रक्षा युक्तियाँ दुश्चिंता और असुविधाजनक भावनाओं से के बर्ताव करने का तरीका है। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं। उन्होंने व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत प्रस्तावित किया है। मनोलैंगिक विकास के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है इसका। इन विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। मौखिक अवस्था, एक नवजात शिशु की मूल प्रवृत्तियां मुख पर केंद्रित होती हैं। यह शिशु का प्राथमिक सुख प्राप्ति का केंद्र होता है। यह मुख ही होता है जिसके माध्यम से ही शिशु भोजन ग्रहण करता है और अपनी भूख को शांत करता है। शिशु मौखिक संतुष्टि भोजन ग्रहण, अंगूठा चूसना, काटना और बलबलाने के माध्यम से प्राप्त करता है। जन्म के बाद आरंभिक कुछ महीनों की अवधि में शिशुओं में अपने चतुर्दिक जगत के बारे में आधारभूत अनुभव और भावनाएं विकसित हो जाती हैं। अतः फ्रायड के अनुसार वयस्क जो इस संसार को कटु स्थान मानता है, संभव इसके विकास की मौखिक अवस्था में कठिनाई रही होगी। गुदी अवस्था, ऐसा पाया गया कि 2-3 वर्ष की आयु में बच्चा समाज की कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया करना सीखता है। इनमें से एक प्रमुख मांग माता पिता की यह होती है कि बालक मूत्र त्याग, मल त्याग जैसे शारीरिक प्रक्रियाओं को सीखे। अधिकांश बच्चे इस आयु में इन क्रियाओं को करने में आनंद का अनुभव करते हैं। शरीर का गुदीय क्षेत्र कुछ सुखदायक भावनाओं का केंद्र होता है। इस अवस्था में इड और अहम के बीच द्वंद्व का आधार स्थापित होता है। साथ ही शैशवावस्था की सुख की इच्छा एवं वयस्क रूप में नियंत्रित व्यवहार की मांग की बीच भी द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। लैंगिक अवस्था, यह अवस्था जननांगों पर बल देती है। 4-5 वर्ष की आयु में बच्चे पुरुषों एवं महिलाओं के बीच भेद अनुभव करने लगते हैं। बच्चे कामुकता के प्रति अपने माता पिता के बीच काम संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसी अवस्था में बालक एडिपस मनोग्रंथि का अनुभव करता है, जिसमें अपनी माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति आक्रामकता सन्निहित होता है, तथा इसके परिणामस्वरूप पिता द्वारा
दंडित किए जाने का भय बालक में कार्य करता है। एडिपस एक ग्रीक राजा था जिसने अनजान में अपने पिता की हत्या कर अपनी माता से विवाह कर लिया था। इस अवस्था की एक प्रमुख विकासात्मक उपलब्धि यह है कि बालक अपनी इस मनोग्रंथि का समाधान कर लेता है। ऐसा वह अपनी माता के प्रति पिता के संबंधों को स्वीकार करके उन्हीं की तरह का व्यवहार करता है। बालिकाओं में यह एडिपस ग्रंथि थोड़े भिन्न रूप में घटित होती है। बालिकाओं में इसे इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहते हैं। इलेक्ट्रा एक ग्रीक चरित्र थी जिसने अपने भाई द्वारा अपनी माता की हत्या करवाई। इस मनोग्रंथि में बालिका अपने पिता को प्रेम करती है और प्रतीकात्मक रूप से उसे विवाह करना चाहती है। जब उसको यह अनुभव होता है कि यह संभव नहीं है तो वह अपनी माता का अनुकरण कर उसके व्यवहार को अपनाती है। ऐसा वह अपने पिता का स्नेह प्राप्त करने के लिए करती है। उपयुक्त दोनों मनोग्रंथियों के समाधान में एकांतिक घटक समान लिंग के माता पिता के साथ तदात्मीकरण स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में बालक अपनी माता के प्रति लैंगिक भावनाओं का त्याग कर देते हैं तथा अपने पिता को प्रतिद्वंदी की बजाय भूमि का प्रतिरूप मानने लगते हैं। बालिकाएं अपने पिता के साथ प्रतिलैंगिक इच्छाओं का त्याग कर देती हैं और अपनी माता से तदात्म्य स्थापित करती हैं। काम प्रसुप्ति अवस्था, यह अवस्था 7 वर्ष की आयु से आरंभ होकर यौवनारंभ तक बनी रहती है। इस अवधि में बालक का विकास शारीरिक दृष्टि से होता है किंतु उसकी कामेक्षा सापेक्ष रूप से सक्रिय नहीं निष्क्रिय होती है। बालक की अधिकांश ऊर्जा सामाजिक अथवा उपलब्धि संबंधी क्रियाओं में व्यय होती है। जनांगी अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता प्राप्त करता है। पूर्व की अवस्थाओं की कामेक्षा, भय और दमित भावनाएं पुनः अभिव्यक्त होने लगती हैं। लोग इस अवस्था में विपरीत लिंग के सदस्यों से परिपक्व तरीके से सामाजिक और काम संबंधी आचरण करना सीख लेते हैं। यदि इस अवस्था की विकास यात्रा में व्यक्ति को अत्यधिक दबाव अथवा अत्याशक्ति का अनुभव होता है तो इसके कारण विकास की किसी आरंभिक अवस्था पर इसका स्तरण हो सकता है। फ्राइड के सिद्धांत का एक अभिग्रह यह भी है कि बच्चा जब विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ता है तो वह जगत के प्रति अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर लेता है। किसी एक अवस्था में असफल विकास के कारण उस अवस्था में बच्चे का स्थिर फिक्सेशन हो जाता है। इस स्थिति में बच्चे का विकास एक आरंभिक अवस्था तक ही सीमित रह जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अपने विकास में लैंगिक अवस्था को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता तो वह इडिपस मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाता है और इसके बाद भी समान लिंग की माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार की असफलता के गंभीर परिणाम बच्चे को अपने जीवन में भोगने पड़ते हैं। ऐसा बालक यह विचार बना सकता है कि पुरुष समानता आक्रामक होते हैं और वह निर्भरता के रूप में महिलाओं के संबंध में होने की इच्छा को विकसित कर सकता है। इस प्रकार की स्थितियों में प्रतिगमन रिग्रेशन भी एक संभावित परिणाम हो सकता है जिसमें व्यक्ति पहले से किसी अवस्था में वापस चला जाता है या लौट जाता है। प्रतिगमन उस स्थिति में घटित होता है जब विकास की किसी अवस्था में व्यक्ति द्वारा किया गया समस्याओं का समाधान पर्याप्त नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार उस कम परिपक्व विकास की अवस्था का कोई विशिष्ट व्यवहार होता है।